नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमारे देश में अगर हमारी ऊर्जा ज़रूरतों को देखें तो नाभिकीय ऊर्जा का जो योगदान है उसकी पूर्ति में वो केवल 3% है, और भारत की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने में अन्य जो ऊर्जा स्रोत हैं उनका योगदान 97% है। मतलब 3% भारत की ऊर्जा ज़रूरतों को कौन पूरा करता है? नाभिकीय ऊर्जा पूरा करती है। जो औद्योगिक देश हैं उनमें ये प्रतिशत काफ़ी अधिक है। क्या है नाभिकीय ऊर्जा? नाम से हमें लग रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जो नाभिक से मिल रही होगी। तो निश्चित रूप से नाभिकीय ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जो नाभिकीय द्रव्यमान के ऊर्जा में रूपांतरण से प्राप्त होती है। आपने आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध के बारे में पढ़ा होगा, E = m/c²। तो E ऊर्जा है और m द्रव्यमान है। तो ये नाभिकीय द्रव्यमान के ऊर्जा में रूपांतरण से प्राप्त होती है। मतलब न्यूक्लियर एनर्जी इज़ द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कन्वर्जन ऑफ न्यूक्लियर मास। तो ये न्यूक्लियर मास या नाभिकीय द्रव्यमान के ऊर्जा में रूपांतरण से प्राप्त होती है। और ये रूपांतरण 2 तरीके से होता है। एक होता है नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूज़न, और एक होता है नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूज़न। सबसे पहले हम बात करेंगे नाभिकीय विखंडन पर। अब इसकी अगर डेफिनेशन देना हो या परिभाषा हम करें तो बिल्कुल सरल है। सामने ही नाम से दिखाई दे रहा है कि नाभिक का विखंडन हो रहा होगा। तो नाभिक का विखंडन हो रहा है और नाभिक के विखंडन से ऊर्जा मिलना चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा न्यूक्लियर फिजन या नाभिकीय विखंडन। मतलब इसकी जो परिभाषा होगी वो ये होगी कि एक आप भारी परमाणु लेंगे, जैसे आपने लिया यूरेनियम, आप ले सकते थे प्लूटोनियम, आप ले सकते थे थोरियम। तो मतलब आपको कोई रेडियोधर्मी भारी परमाणु लिया और उसके नाभिक पर आपने निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन, मतलब थर्मल न्यूट्रॉन से बमबारी कराई आपने। तो वो जो भारी नाभिक है वो हल्के नाभिकों में टूट जाता है। तो ये नाम से ही पता चल रहा है नाभिकीय विखंडन कि भारी नाभिक का हल्के नाभिकों में टूटना। और इस प्रक्रिया में क्या होगा? विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। तो परिभाषा से हम समझ गए कि नाभिकीय विखंडन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भारी परमाणु जैसे यूरेनियम के नाभिक पर निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी कराकर उसे हल्के नाभिकों में तोड़ा जाता है और इस प्रक्रिया में विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। तो आइए इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि ये पूरी प्रोसेस कैसे होती होगी। देखिए, ये आपका यूरेनियम का एक समस्थानिक है 92U235, और इस पर आपने एक थर्मल न्यूट्रॉन या कहें निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन की बमबारी की, नाभिकीय विखंडन हुआ, और नाभिकीय विखंडन के फलस्वरूप ये देखिए ये बेरियम और ये क्रिप्टॉन 2 हल्के नाभिक बने, और 2 हल्के नाभिक बनकर 3 नए न्यूट्रॉन और अपार मात्रा में ऊर्जा, यहाँ प्लस ऊर्जा लिख दीजिएगा आप। तो अपार मात्रा में या विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये है नाभिकीय विखंडन। अब इसकी अगर समीकरण पे हम देखना चाहें तो उस पर भी हम बात करेंगे। इसके पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये ऊर्जा जो मुक्त हुई है ये किन कारणों से हुई है। तो अभी हमने कहा कि नाभिकीय द्रव्यमान के ऊर्जा में रूपांतरण से नाभिकीय ऊर्जा मिलती है। तो मतलब होता क्या है कि ये जो आपका मूल नाभिक आपने लिया है, इसका द्रव्यमान ये बनने वाले उत्पादों के द्रव्यमान से क्या होता है? थोड़ा ज़्यादा होता है, कुछ अधिक होता है। तो फिर ये ज़्यादा है और ये दोनों कम है, तो जो इनका अंतर है, द्रव्यमानों का जो इनका अंतर है, उस अंतर के जो संगत वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो जो अंतर के संगत विशाल परिमाण में क्या निकलेगी? ऊर्जा निकलेगी। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ आप इस पूरी समीकरण को लिख देने के बाद प्लस ऊर्जा लिख दीजिएगा। तो चलिए, ये 92U235 + 0N1, ये देखिए ये न्यूट्रॉन, निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग हुई और ये आपने इनको जोड़ दिया है। देखिए 92 और 235 और 1 236, ठीक है। अब इनका ये विखंडन हुआ तो देखिए अब विखंडन में क्या हुआ? बेरियम 56 144 और क्रिप्टॉन 36 89 प्लस और ये 3 नए न्यूट्रॉन। इक्वेशन को आप चेक कर लीजिए, बैलेंस हुई या नहीं हुई। देखिए 92
235 और 236। अब यहाँ देखिए 92 है, 56 और 36 92, 144 89 और 3 1 जा 3, इनको जोड़ लीजिए, ये 236 होगा। तो और यहाँ आप लिख दीजिएगा प्लस ऊर्जा। तो इस तरीके से आपको यहाँ क्या हुआ कि ये एक भारी नाभिक पर क्या किया, मतलब किसी भारी परमाणु का आपने नाभिक ले लिया और उस पर आपने न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग की और वो दो हल्के नाभिकों में हल्के नाभिकों में वो टूटा और 3 नए न्यूट्रॉन आपको प्राप्त हो गए। अब ये ऐसा क्रम चलता रह सकता है, मतलब अगर आप ये 3 नए न्यूट्रॉन की वापस आप इस पर बम्बार्डिंग कराएंगे तो फिर आपको 9 नए न्यूट्रॉन, और ये एक श्रृंखला अभिक्रिया के रूप में या चेन रिएक्शन के रूप में चल सकता है, जारी रह सकता है। तो ये है हमारा नाभिकीय विखंडन। याद रखिएगा कि ये यूरेनियम का जो एक परमाणु है, इसके विखंडन से जो ऊर्जा मिलती है हमें, वो कोयले के किसी कार्बन परमाणु के दहन से उत्पन्न ऊर्जा की 1 करोड़ गुना से भी अधिक होती है। क्या कहा मैंने? यूरेनियम के एक परमाणु के विखंडन से जो एनर्जी मिलती है वो कोयले के किसी कार्बन परमाणु के दहन से उत्पन्न एनर्जी की 1 करोड़ गुना अधिक होती है। तो कहने का मतलब 1 करोड़ गुना से भी अधिक होती है, मतलब कहने का ये है कि बहुत कम द्रव्यमान का जब ऊर्जा में रूपांतरण होता है तो वो कितना अधिक और विशाल मात्रा में होता है, ये हम कहना चाह रहे हैं। और हमने यहाँ देखा कि ये जो एनर्जी होती है, जो एनर्जी यहाँ हमें प्राप्त होती है, उसका मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। ये आप याद रखिएगा। और अभी हमने एक बात जो कही थी कि ये हमारी ऊर्जा ज़रूरतों का 3% तक पूरा कर पाता है, उससे भी कम पूरा कर पा रहा है। तो बावजूद इसके कि भारत में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे में है, मुंबई में, और जो नाभिकीय विद्युत संयंत्र है वो मैं बता देता हूँ आपको, तारापुर महाराष्ट्र में है, राणा प्रताप सागर राजस्थान में, कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा यूपी, काकरापार गुजरात और केगा कर्नाटक के अंदर ये हमारे नाभिकीय विद्युत संयंत्र हैं। और इनके द्वारा क्या होता है कि हमको विद्युत उत्पादन भी प्राप्त हो रहा है। पहले तो क्या होता था कि ये नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग केवल विनाशकारी हथियारों, मतलब यूँ कहें कि बम्स वगैरह बनाने में, जैसे नाभिकीय विखंडन है तो ये आपका परमाणु बम बनाने के काम आती है प्रोसेस, तो इससे परमाणु बम बनता है। तो पहले तो यही था, लेकिन अब आजकल विद्युत उत्पादन में भी इसका उपयोग होने लगा है और इसको नाभिकीय विखंडन को आप नियंत्रित कर सकते हैं, और ये प्रक्रिया कम ताप पर भी संभव है। तो इसको नियंत्रित करके हम क्या करते हैं, इसको इससे विद्युत उत्पादन कर लेते हैं। परंतु जो एक ख़ास बात यह है कि ये यूरेनियम जो है बहुत हानिकारक है। मतलब क्या होता है कि इसके ये जो रिएक्टर्स होते हैं, इनके आकस्मिक रिसाव का खतरा होता है। साथ में ये जो नाभिकीय विद्युत संयंत्र होता है, इनकी लागत भी बहुत ज़्यादा होती है, यूरेनियम की उपलब्धता भी कम है। तो ये सब बातें इसके ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन फिर भी ये एक रिन्यूएबल सोर्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे नाभिकीय संलयन पर। नाभिकीय संलयन, जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है कि इस प्रक्रिया में 2 हल्के नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक बनाएंगे। नाभिकीय संलयन, विखंडन में क्या हुआ था, एक भारी टूटकर 2 हल्के बनाया था। संलयन में क्या हो रहा है, 2 हल्के नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक बनाते हैं और अपार मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, विखंडन से भी ज़्यादा अपार मात्रा में ऊर्जा, और कंट्रोल्ड भी नहीं होती। मतलब इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए अभी विद्युत उत्पादन में इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो फिर किस लिए, ये हाइड्रोजन बम वगैरह जो विनाशकारी हाइड्रोजन बम है वो इससे बनता है। तो ये संलयन की शर्त क्या है और संलयन की प्रक्रिया होती कैसे, मिलियन कोटि केल्विन ताप और मिलियन कोटि पास्कल दाब, ये इसकी शर्त है, तो संलयन संभव होगा। जैसे जो सूर्य और तारे हैं तो वहाँ पर ये परिस्थितियाँ संभव है। तो सूर्य में जो एनर्जी का सोर्स है वो यही है और तारों की एनर्जी का सोर्स भी यही है, नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन में क्या हुआ, देखिए आप, ये नाभिकीय संलयन में हम कह सकते हैं कि ये जो 2 हल्के नाभिक हैं, ये ड्यूटेरियम और ये ट्रिटियम, और इन नाभिकीय संलयन हुआ और ये ऊर्जा मुक्त हुई और ये आपका एक भारी नाभिक हीलियम बनाया और ये एक न्यूट्रॉन यहाँ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। समीकरण रूप में अगर हम देखें तो देखिए ये ट्रिटियम और ये ड्यूटेरियम, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, 1s3 1s2,
और 2He4 ये हीलियम बनाया और ये न्यूट्रॉन और ये एनर्जी रिलीज हुई। तो ये दो हल्के नाभिकों ने जुड़ा, एक भारी नाभिक बनाया और अपार मात्रा में क्या हुई, ऊर्जा मुक्त हुई। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो संलयन की प्रक्रिया, इसमें दो हल्के नाभिकों ने जुड़कर एक भारी नाभिक बनाया है। तो हमने कहा कि ये इसकी जो शर्त, और ये सब हम देख रहे हैं कि ये यहाँ, आप इसको, मैं इस चित्र को भी कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर ये चित्र जरा थोड़ा सा समझा दीजिए, तो मैं बता देता हूँ कि जैसे ये आपका ट्रिटियम है ना, तो इसमें देखिए ये यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये जो नीचे की तरफ लिखा रहता है, ये पता है आपको क्या है? ये करेक्ट, ये है परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या मतलब प्रोटॉन्स की संख्या। तो ये प्रोटॉन है, देखिए 1 1 2। तो ये देख लीजिए आप, ये ट्रिटियम में कितने प्रोटॉन है? 1 है, प्लस देखिए एक गोला प्लस लगा रखा है। ड्यूटेरियम में कितने प्रोटॉन है? 1, तो ये प्लस एक गोला लगा रखा है। हीलियम में कितने प्रोटॉन है? 2, ये देखिए 2 गोले में प्लस लगा रखा है। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया। अब ये है आपकी परमाणु द्रव्यमान संख्या है, परमाणु भार। तो इसमें से जब इसको माइनस करते हैं तब आपकी निकलती है न्यूट्रॉन्स की संख्या। तो 3 में से 1 गया तो कितना बचा? 2। तो इसमें 2 न्यूट्रॉन, ये देखिए दोनों न्यूट्रॉन। यहाँ 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 1 न्यूट्रॉन। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, इसमें देखिए 4 में से 2 गए तो ये 2 न्यूट्रॉन है ना, ये 1 न्यूट्रॉन यहाँ आ गया और ये एनर्जी है। तो हम देख रहे हैं कि जो नाभिकीय संलयन है उसमें एक तो संलयन की शर्त बड़ी अजीब है कि मिलियन कोटि केल्विन ताप और मिलियन कोटि पास्कल दाब। तो मतलब ये हुआ कि ऐसा सूर्य और तारों की विशाल ऊर्जा का जो स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है, कि वहाँ ऐसा हो पाता है। और एक और बात हमने सीख ली कि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया क्या है? अनियंत्रित है, क्योंकि अपार ऊर्जा मुक्त होती है। विखंडन की प्रक्रिया नियंत्रित है, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसका विद्युत उत्पादन में उपयोग कर पा रहे हैं। और एक और बात, हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित है और परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बम इस संलयन पर आधारित है, इससे हाइड्रोजन बम बनता है जो ज़्यादा विनाशकारी है, मतलब तुलनात्मक रूप से कहें तो ज़्यादा विनाशकारी है। और संलयन के उत्पाद जो है, हम आप देख रहे हैं संलयन में जो है रेडियोधर्मी पदार्थों का यूज़ नहीं हो रहा है, तो इसलिए ज़्यादा हानिकारक प्रक्रिया तो नहीं है पर्यावरण की दृष्टि से। लेकिन इसको तो इससे अभी हम कोई उपयोगी कार्य अभी वर्तमान में, मतलब विद्युत उत्पादन वगैरह नहीं कर पा रहे हैं। तो ये और हम एक बात और देख रहे हैं कि ये अति उच्च ताप पर संभव है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया, जबकि नाभिकीय विखंडन की जो प्रक्रिया है वो सामान्य ताप पर भी संभव हो जाती है। तो अब ये नाभिकीय विखंडन और संलयन, और इनमें अंतर भी आप अवश्य कर लीजिएगा।